ओके, सो वेल स्टूडेंट्स, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग को मेनली कुछ थोड़ा से पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिसमें हम लोग को कंफ्यूजन होता है हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू पुट इनटू द अकाउंटिंग इक्वेशन. सो लेट अस क्लियर टुडे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड एंड अनअक्रूड, राइट. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग कहते हैं एक्सपेंसेस ड्यू. एक्सपेंसेस ड्यू, और इसको हम लोग एरियर्स भी कह सकते हैं. एरियर्स मींस होता है बकाया, बाकी. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस refers to those expenses which has been occurred, जो कि हो चुका है एक्सपेंसेस, बट स्टिल वी हैड नॉट मेड पेमेंट. हम लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है. यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा एक्सपेंसेस जो हमारे लिए खर्च तो हो चुका, लेकिन अभी पॉकेट से पैसा नहीं दिया है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, हम बाद में देंगे. तो बाद में ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो हम सर्विस ले चुके हैं बट अभी पेमेंट उसका नहीं किए, उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे. हेंस इट इज कंसीडर्ड और रिकॉर्डेड अंडर द हेडिंग ऑफ लायबिलिटीज. क्योंकि लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को. द अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटी. सो यहाँ पर एक्सपेंसेस ड्यू मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो ड्यू है हमारे ऊपर कर्ज है या बकाया, एरियर्स, इन सभी को अल्टरनेटिव मैंने लिख दिया है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कह लो, चाहे एक्सपेंसेस ड्यू या एरियर्स, सबका मतलब एक होता है, राइट. जिसको जिसको समझ में आ जाए वो रिएक्शंस, इमोजीज आप लोग शो कर सकते हो विदाउट स्पीकिंग. अब हम लोग आते हैं, आई थिंक आई होप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मस्ट बी क्लियर to all of you because it refers to those expenses which has been due on us but still we have not paid, or we have taken service but we have not made payment yet. So this is called outstanding expenses. अब आते हैं प्रीपेड. So जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, प्रीपेड मींस expenses paid in advance. expenses paid in advance. So ऐसा expenses जो अभी मैंने सर्विस लिया नहीं है लेकिन उसका पैसा मैंने एडवांस में दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है. सो देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोनों में क्या डिफरेंस है. आउटस्टैंडिंग में हमने सर्विस ले लिया बट पेमेंट नहीं किया, और प्रीपेड में क्या हुआ कि प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमने पेमेंट पहले कर दिया लेकिन अभी तक सर्विस नहीं लिया. अब दोनों का डिफरेंस देखो क्या है. आपको पता है कि द अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटी, or the amount due from outsider is called assets. So अब बताओ कि आउटस्टैंडिंग यहाँ क्या होगा, आउटस्टैंडिंग विल बी लायबिलिटी बिकॉज हमें पेमेंट करना है. और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ये क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए एसेट्स हो जाएगा क्योंकि इसको हम पेमेंट पहले कर चुके हैं, यानी हमको पैसा लेना है. ये एक तरीके से देखा जाए तो एसेट्स है प्रीपेड. ठीक है. और ये क्या है, लायबिलिटीज है. ठीक है. अब आते हैं हम लोग अक्रूड इनकम. अक्रूड इनकम क्या होता है, इट रिफर्स टू दोज इनकम व्हिच हैज बीन अर्न्ड, जो हमने अर्न कर लिया बट अभी हमको पैसा मिला नहीं है. सो ऐसे इनकम को कहते हैं अक्रूड इनकम. और इनकम रिसीवेबल मींस इनकम अर्न हो चुका है अभी मिला नहीं, मींस रिसीवेबल है, ये पैसा हमको अभी मिलेगा, या उसी को अल्टरनेटिवली हम लोग कहते हैं इनकम अर्न और अर्न इनकम. ठीक है. सो अब खुद से सोचो ये पैसा हमारे लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटी या एसेट्स. तो मैंने जैसा कि कॉन्सेप्ट बताया है, जो पैसा हमें दूसरे को देना है लायबिलिटी, और जो दूसरों से पैसा लेना है वो एसेट्स. सो ऑब्वियसली अक्रूड इनकम का मतलब क्या होगा कि हमने अर्न कर लिया और अभी हमको मिला नहीं, मींस पैसा लेना है, ये क्या कहलाएगा, एसेट्स. ये एसेट्स की कैटेगरी में आ जाएगा. ये दोनों ही सेम है. ठीक है. अब आते हैं अनअक्रूड इनकम. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अक्रूड का जस्ट रिवर्स, यानी कि अनअक्रूड इनकम जो अभी अक्रूड नहीं हुआ मींस अर्न नहीं हुआ है लेकिन हमको पहले ही मिल गया एडवांस में, इसलिए मैंने इसका अल्टरनेटिवली लिखा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. मींस ऐसा इनकम जो भी अर्न नहीं किया पहले मिल गया, तो एक तरीके से मेरे पास लायबिलिटी के रूप में पड़ा है, यानी दूसरे का पैसा है. तो जो अपना नहीं है दूसरे का है वो लायबिलिटी. जैसा कि आपको पता, अगर अक्रूड एसेट्स है तो अनअक्रूड लायबिलिटी होगा. सो इन चार फोर आइटम्स जो मैंने लिखा, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअक्रूड, इसका मीनिंग आई होप कि आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा. आप इसे अपने तरीके से नोट कर सकते हैं. So well students, one question I have shared on your screen, you can watch it, you can write a note or take a screenshot so that when you solve the question
It will be easier. Otherwise, I will stop the share ना. So prove the following transactions that transactions के spelling यहाँ पे थोड़ी सी mistake हो गई है. चलो उसको आप लोग सही कर लेंगे. ट्रांजेक्शन की स्पेलिंग ये जो है ये गलत है. ठीक है. तो प्रूव द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस दैट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल. हमें प्रूव करना है कि हमारा जो एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल है या नहीं हर एक ट्रांजैक्शन को पास करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद. राइट. सो इसमें कह रहा है फर्स्ट ट्रांजैक्शन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 2 lakhs एंड गुड्स ऑफ रुपीज 50,000. यहाँ पर जो ओनर है वो अपने घर से कैश ला रहा है 2 लाख रुपीज और 50,000 रुपीज का गुड्स ला रहा है. तो इसका मतलब अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने जाओगे तो कौन कौन से कॉलम क्रिएट होंगे उसके बारे में हमें समझना होता है हर इक्वेशन को पढ़ने के बाद. सो देखिए आप लोग कि पहले ट्रांजैक्शन में फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आपका कैश क्रिएट हो रहा है और गुड्स क्रिएट हो रहा है. गुड्स को हम लोग स्टॉक के नाम से भी रिकॉर्ड करते हैं, मालूम है. और ये पैसा आ कहां से रहा है? ओनर के पास से. तो ओनर का पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल. राइट. ये कैपिटल यानी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में 3 आइटम्स क्रिएट हो रहे हैं. सेकंड ट्रांजैक्शन में अगेन गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है. तो गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000, सोल्ड फॉर रुपीज 24,000. तो गुड्स को ऑलरेडी आपने क्रिएट कर चुका है. तो इसका मतलब गुड्स के लिए अलग से नहीं बनाना है. जो कि सेल कर रहे हैं आप 24 का, तो कैश आएगा आपके पास. सो कैश भी क्या है आपके पास? एसेट्स का पार्ट है जो कि ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन में. अब रहा बात डिफरेंस का. तो 20,000 का गुड्स आपके दुकान से जा रहा है और आपकी दुकान पे पैसा आ रहा है 24,000 रुपए, 4,000 ज्यादा आ रहा है. इसका मतलब 4,000 रुपए की प्रॉफिट हो रही है. प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? ओनर को, क्योंकि ओनर कौन है? कैपिटल. तो कैपिटल में इंक्लूड हो जाएगा. थर्ड ट्रांजैक्शन में पेड सैलरी. देखो यहाँ ध्यान देना अच्छे से. पेड सैलरी रुपीज 5,000. तो आप अपने जेब से दे रहे हो 5,000 रुपया, तो कैश को माइनस हो जाएगा. कैश से सैलरी माइनस हो जाएगी. क्योंकि मैंने एडवांस में आप लोगों को पहले ही बता रखा था कि हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंसेस, एसेट्स, ड्राइंग इन चीजों के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाते, क्योंकि एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग ये सारी चीजें कैपिटल से एडजस्ट होती है. राइट. सो आपने सैलरी पेड किया 5,000 इन कैश, तो कैश से तो 5,000 माइनस होगा और कैपिटल से भी माइनस होगा क्योंकि एक्सपेंसेस है. उसी के आगे लिखा हुआ है एंड रुपीज 2,000 इज आउटस्टैंडिंग. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो टोटल सैलरी हुई वो 7,000 थी, जिसमें से 5,000 रुपये हमने कैश दे दिया, लेकिन 2,000 रुपये अभी भी बाकी है. तो 2,000 रुपये ये तो कैश से नहीं माइनस होगा क्योंकि हमने दिया ही नहीं, लेकिन ये एक्सपेंसेस तो है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्या बताता है कि हम एक्सपेंसेस हो चुका है लेकिन अभी पेमेंट नहीं किए. तो कैपिटल से हम कितना माइनस करेंगे? 5,000 जो कैश पेमेंट किए हैं वो माइनस करेंगे, प्लस 2,000 रुपये जो आउटस्टैंडिंग है सैलरी के लिए उसको भी कैपिटल से माइनस करेंगे, क्योंकि इस साल का हमारी टोटल सैलरी 7,000 हुआ. अब रही बात कि कैश से तुमने 5,000 माइनस किया है, क्योंकि कैश से 5,000 जा रहा है, तो 2,000 रुपया और कहाँ एडजस्ट होगा? तो चूंकि 2,000 रुपया ये क्या है आपके लिए? लायबिलिटी है. तो लायबिलिटी साइड में एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से कॉलम बनेगा. यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से कॉलम बनाएंगे. कुछ लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कॉलम नहीं बनाते, उसकी जगह क्रेडिटर लिख देते हैं. ऑब्वियसली जो भी पैसा दूसरे को देना है वो क्रेडिटर कहलाता है, लेकिन क्रेडिटर में भी कई तरीके होते हैं. ट्रेड क्रेडिटर होते हैं, एक्सपेंसेस के क्रेडिटर है, इसलिए हम लोग बाइफरकेट करके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा. अब आते हैं गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,000 एंड कैश रुपीज 3,000 विथ ड्यू फॉर पर्सनल यूज. अब देखो पर्सनल यूज क्या होता है? ड्राइंग होता है. राइट. तो ओनर जो है ड्राइंग कौन कर सकता है? ओनर कर सकता है केवल. ओनर ने 2,000 रुपए की कीमत का गुड्स और 3,000 रुपए नगद अपने बिजनेस से निकाला अपने निजी प्रयोग के लिए. तो ये सब कहां से एडजस्ट होगा? तो गुड्स का गुड्स से माइनस होगा, कैश का कैश से माइनस होगा जो कि जा रहा है बिजनेस के बाहर. लेकिन अब और कहां माइनस होगा? चूंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में जितना एसेट से माइनस होता है उतना ही लायबिलिटी से माइनस होना चाहिए, या एसेट्स में दूसरा प्लस होना चाहिए. चूंकि ये ड्राइंग है तो ड्राइंग कौन करता है? ओनर. और ओनर का पैसा अकाउंटिंग इक्वेशन में किस अकाउंट में होता है? कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल से माइनस कर देंगे. मैंने पहले ही बताया एक्सपेंसेस, इनकम या गेन, प्रॉफिट और ड्राइंग इनके लिए कोई कॉलम अलग से नहीं बनाते, कैपिटल से एडजस्ट होगा. अब आते हैं रेंट पेड. लास्ट है 10,000 रुपीज का, जिस यानी कैश आपने रेंट पेड कर दिया 10,000, तो आप कैश से क्या करेंगे? माइनस करेंगे. ठीक है, 10,000 रुपए. लेकिन इसमें से 2,000 रुपए आपने एडवांस दिया है. जो एडवांस पेड किया मतलब क्या हो गया? प्रीपेड. प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया आपका. तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है तो वो खर्च तो हुआ नहीं इस साल का, आपने तो एडवांस दिया है. वो खर्च कब होगा? एक्सपेंसेस कब होगा? जब हम उस सर्विस को यूज कर लेंगे. तो अभी तक कितने रुपए का रेंट हमने यूज किया? सिर्फ 8,000 का.
तो 8000 कैपिटल से माइनस होगा। तो याद रहे कैपिटल से हम टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं जितना हम लोग सर्विस ले चुके हैं इस साल। तो आउटस्टैंडिंग के केस में आउटस्टैंडिंग को ऐड करके कैपिटल से माइनस करते हैं और प्रीपेड के केस में प्रीपेड माइनस करके, क्योंकि प्रीपेड वाला भी एक्सपेंसेस नहीं हुआ है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को 2000 रुपए का जो हुआ है उसको हम कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में ही प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉलम क्रिएट कर देंगे। तो यहीं पर एक, यहाँ पर एक प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉलम बना देंगे, ठीक है। सो अब हम लोग को क्लियर हो गया कुल एसेट्स में कितने कॉलम बनेंगे, कैश का बनेगा, स्टॉक का बनेगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस का, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का और कैपिटल का, इस क्वेश्चन में जो आपके सामने है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम फॉर्मेट भी बना ले रहे हैं, तब तक काफी फॉर्मेट बनाओ, देन आई विल स्टॉप द शेयर। तो सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, देन कैश का कॉलम हो गया, स्टॉक का कॉलम हो गया, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, देन आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इसके बाद कैपिटल का कॉलम। और टॉप पर हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला एसेट्स, ठीक है। हम लोग एसेट्स लिखेंगे और इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आई होप कि आप लोग लिख चुके होंगे क्वेश्चन। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता रहूंगा बीच बीच में। जस्ट आई एम गोइंग टू स्टॉप द शेयर। ओके, so students, see, so I have written here format and this is what transaction and serial number. So in first serial number, the first question is what, business started with cash and goods. So आप लिखेंगे यहाँ ट्रांजेक्शन में business started with cash and goods. So देखो आप लोग बिजनेस स्टार्ट किए, आप मेरे साथ लिखते रहोगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स। ओके, सो कैश का कॉलम यहाँ दिख नहीं रहा है आप लोगों को, यहाँ कैश है, आप लोग बना लो। कैश कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा है 2 लाख रुपए से, और गुड्स कितने का ला रहा है 50,000। तो हमारे ख्याल से ये दिख रहा है 2 लाख और 50, तो 2 लाख के ऊपर कैश लिखा है, 50 के ऊपर स्टॉक। कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ओनर, अपने पास से 2 लाख रुपए नगद ला रहा है, 50,000 का गुड्स, क्योंकि ओनर का पैसा है दोनों, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का कोई रोल नहीं है अभी, तो ये हो जाएगा कैपिटल 2,50,000, 2,50,000 कैपिटल। तो आप देख सकते हो 250 एसेट्स है और 250 का लायबिलिटी है। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन के पास अभी कोई इक्वेशन नहीं बनाते, दूसरा ट्रांजैक्शन जब पास करेंगे तो इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकंड ट्रांजैक्शन में क्वेश्चन में लिखा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 वाज सोल्ड फॉर ₹24,000। तो यहां लिखेंगे गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर ₹24,000। जैसे एक स्टूडेंट, अब आप लोग को पता होगा, क्योंकि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, 20,000 का गुड्स 24,000 में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली 4,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो चूंकि अब क्वेश्चन है कि कैश बेचा या क्रेडिट पे, तो क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, तो कैश मानकर चलेंगे। तो हमारे पास पैसा कितना आएगा, 20,000 या 24,000? ऑब्वियसली 24,000 आएगा, क्योंकि जितने में सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब गुड्स हमारे पास से क्या होगा, जाएगा, तो गुड्स माइनस कर देंगे कितने रुपए का, 20,000 का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ओनर को, प्रॉफिट ओनर को चला गया, और ये हो गया। सो देखो 24,000 रुपए हमारे पॉकेट में आया कैश में, 20,000 का गुड्स गया, 4,000 जो प्रॉफिट हो रहा था वो ओनर को। अब हम टोटल करेंगे तो 24 और माइनस 20, 4,000 रुपए इधर प्लस हुआ, 4,000 उधर प्लस हो गया, यानी काउंटिंग इक्वेशन हमारा प्रूव हो रहा है। सो दो ट्रांजैक्शन पास करने के बाद हम जो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन, फर्स्ट 2 ट्रांजैक्शन पास करने के बाद। अब यहाँ प्लस करेंगे इसको 2,24,000, अब यहाँ आ रहा है 30,000, फिर यहाँ कोई चेंज नहीं है, और यहाँ 2,54,000। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद का नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, जस्ट आई एम गोइंग टू चेक कि व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ओके,
हाँ, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज थर्ड, पेड सैलरी 5000 आउट ऑफ इस 2000 इज मतलब 2000 आउटस्टैंडिंग भी है। ओके, सो लिखेंगे हम यहाँ थर्ड, सैलरी पेड ₹5,000 and ₹2,000 is outstanding। सो देखो बच्चों, बड़ा सिंपल है ये, आप लोगों को समझना। हमने जेब से कितना पेमेंट किया? सैलरी 5000, तो कैश तो 5000 जाएगा, ठीक है। लेकिन इस साल सैलरी हमारे लिए हुआ कितना, पेमेंट कितना कर रहे हैं? 7000, क्योंकि 2000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो ये बता रहे हैं 2000 रुपये अभी हमें पेमेंट करना है बाद में। तो इस साल खर्च तो हो गया 7000, क्योंकि हम लोग अप्रूवल कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं ना। अप्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ट्रांजैक्शन हो गया तो उसको रिकॉर्ड करना ही होगा। तो कैश हमारा देखो 5000 माइनस हुआ और कैपिटल से 7000 माइनस किए, राइट। तो 2000 तो अब इधर ज्यादा माइनस हो गया लायबिलिटी में, तो अब कैसे होगा एडजस्ट? से 2000 क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो देखो ऊपर हेडिंग बनाया होगा आपने आउटस्टैंडिंग का। सो अब इसके बाद न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टू ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन, उसके बाद से न्यू इक्वेशन, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमारा प्रूव हो रहा होगा। अब आते हैं हम लोग फोर्थ ट्रांजैक्शन में। फोर्थ में कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 एंड कैश ₹3000। आई होप कि दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स चेक। Yes, goods costing ₹2000 and cash ₹3000 with due for personal use। Okay, so हम लोग करते हैं यहाँ पे goods costing ₹2000 and cash ₹3000 with due for personal use। Okay, तो अब देखो बच्चों, बड़ा आसान है ये चीज। तुम अकाउंटेंट हो, हम ओनर हैं, हम बिजनेस में से क्या निकाल रहे हैं? कैश 2000। तो आप कैश क्या करोगे? अकाउंटेंट आप हमें निकाल के दोगे तो आप माइनस करोगे। सॉरी, न्यू इक्वेशन मैंने पहले लिखा नहीं है, पहले लिख लेना चाहिए हमको ऊपर से। न्यू इक्वेशन ये बनाया हमने, जो यहाँ लिखेंगे तो आएगा 2,19,000 प्लस 30,000 प्लस 0 प्लस 2000 और प्लस यहाँ आ जाएगा 2,47,000। ओके, सो अब हम लोग ये, हमारे पास से कैश जाएगा 2000 रुपए, तो कैश से माइनस करेंगे 2000 रुपए। गुड्स कितने का? सॉरी, मैं उल्टा सीधा लिख दे रहा हूँ। गुड्स है 2000 रुपए का और कैश है 3000, तो कैश से 3000 रुपए माइनस होगा और गुड्स से 2000 रुपए माइनस होगा। तो देखो ये दोनों माइनस हो गया, कैश 3000 और गुड्स 2000 रुपए। तो दोनों कौन विड्रॉ कर रहा है? ओनर। तो ओनर से माइनस कर देंगे 5000, ठीक है, और कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सो ये हो जाएगा आपका न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, सो न्यू इक्वेशन में हो जाएगा 2,16,000 और यहाँ आ जाएगा 28,000, यहाँ 0, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी 2000 ही है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 2,42,000। सो देखो स्टूडेंट्स, न्यू इक्वेशन आप लोग क्या है कि ये बना। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट ₹10,000, paid rent ₹10,000 and out of which ₹2,000 in advance। सो देखो यहां पर हमने रेंट पेड किया है 10,000 रुपए अपने जेब से, ठीक है। सो 10,000 रुपए पहले पूरा माइनस करेंगे कैश से, लेकिन उसमें से 2,000 रुपए एडवांस है। सो एडवांस कहां चला जाएगा? प्रीपेड वाले हेडिंग में। तो प्रीपेड कितना है? 2,000 रुपए का।
प्रीपेड में लिख लिया तो अब कितना बचा 10,000 या माइनस था 2,000 प्रीपेड प्लस कर दिया तो बचा कितना 8,000। तो ये 8,000 रुपए इस साल का खर्च होगा। इसको कहाँ दिखाएंगे हम लोग कैपिटल में और कैसे एज एन एक्सपेंसेज 8,000 रुपए कैपिटल से माइनस कर देंगे क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंसेज है। अब ये खत्म हो गया कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद हम लोग न्यू इक्वेशन नहीं लिखते लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। ठीक है फाइनल इक्वेशन। सो यहां पर 2,06,000 प्लस 28,000 प्लस 2,000 और 2,000 प्लस 2,24,000 कितना आ जाएगा यहाँ 8 माइनस करेंगे तो 24 34। Okay, so students, this is the final equation you see, and you can check the total of assets must be equal to total of liability and capital. So I hope you have understood how to record for outstanding and how to record for prepaid. देखो outstanding का थर्ड ट्रांजेक्शन है और prepaid का फिफ्थ है और फोर्थ वाला है ड्रॉइंग का। ठीक है आप इसे अच्छे से नोट कर लो। Is there any confusion? You can arise your question after taking a screenshot or note whatever you wish and do practice again and again.